स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गार्बेज कलेक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अब गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? बहुत सारी जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल्स जब डिक्लेयर होती है तो वो मेमोरी में उसकी एड्रेस वगैरह स्टोर होती है, मेमोरी में वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो वेरिएबल हमारे किसी काम का नहीं है? क्या होगा अगर वो वेरिएबल रीचेबल नहीं है? उस केस में हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो उसको गार्बेज में डाल देती है। ठीक है, पढ़ते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली एंड इनविजिबली टू अस। इसमें हम लोग प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट फंक्शंस ये सारे क्रिएट करते हैं और ये सारे जो होते हैं ये मेमोरी लेते हैं। ठीक है, क्या होगा इफ़ समथिंग इज़ नॉट नीडेड एनी मोर, कि मान लो हमने जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, फंक्शन क्रिएट किए हैं, अब इनकी अगर मान लो कोई ज़रूरत ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा? हाउ डज़ द जावास्क्रिप्ट इंजन डिस्कवर इट? जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे उसको डिस्कवर करेगी, कैसे उसको क्लीन करेगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। उससे पहले एक टॉपिक है रीचेबिलिटी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। रीचेबिलिटी में क्या होता है कि द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज़ रीचेबिलिटी। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है, वो सारे फंक्शंस, वो सारे वेरिएबल्स जो कि हमारे एक्सेसिबल हैं, जो यूजेबल हैं और जिनके लिंक्स होते हैं, वो हमारे सारे क्या होते हैं? रीचेबल होते हैं। रीचेबल वैल्यूज़ आर दोज दैट आर एक्सेसिबल और यूजेबल समहाउ। किसी भी तरीके से अगर वो यूजेबल हैं, कहीं वो फॉरवर्ड, मान लो कोई चेनिंग चल रही है जिसमें पुराने वाले वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, उस केस में क्या वो यूजेबल हैं? जी हाँ, हो गए यूजेबल, क्योंकि उन्होंने उनकी चेनिंग चल रही है ऑलरेडी। तो उस केस में वो एक्सेसिबल और यूजेबल हैं, तो इस केस में वो क्या हो जाएंगे? रीचेबल हो जाएंगे। तो रीचेबल वैल्यूज़ जो हमारी होती हैं उनकी गारंटी है कि वो मेमोरी के अंदर रहेंगी ही रहेंगी, वो गार्बेज वैल्यूज़ में नहीं जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पहली 2 पॉइंट लिखी हुई यहाँ पे। एक है रूट्स। रूट्स क्या होता है? अब देखो क्या लिखा है, देयर इज अ बेस सेट ऑफ इनहेरेंटली रीचेबल वैल्यूज दैट कैन नॉट बी डिलीटेड फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब रीचेबल वैल्यूज़ को डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको डिलीट कर देंगे तो फिर हमारी जो फंक्शंस हैं जो वो रन करना बंद कर देंगी। एक एग्जांपल दिया हुआ है, द करेंटली एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, कि मान लो ऐसा फंक्शन जो अभी तुरंत एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसके लोकल वेरिएबल्स, उसके पैरामीटर, इन सब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे रीचेबल हो जाएंगे। इनको रूट्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इनको जावास्क्रिप्ट की जो इंजन है वो डिलीट नहीं करेगी। फिर क्या है? अदर फंक्शंस ऑन द करेंट चेन ऑफ नेस्टेड कॉल्स, देयर लोकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। फिर नेस्टेड कॉल्स जो होते हैं हमारे, जैसे चेनिंग कर दिया उसमें नेस्टेड कॉल्स होते हैं, उस केस में भी हमारी जो फंक्शन होगी वो रीचेबल होगी और उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। फिर ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए, ग्लोबल वेरिएबल्स को भी हम लोग डिलीट नहीं करवा सकते हैं। देयर आर सम अदर इंटरनल वंस एज वेल, और भी बहुत होते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? एनी अदर वैल्यू इज कंसिडर्ड रीचेबल इफ़ इट्स रीचेबल फ्रॉम अ रूट। एक तो हो गया रूट, कि हाँ भाई ये सोर्स है, ये जनरेटर है जहाँ से हमारी रीचेबिलिटी की कंडीशन जनरेट हो रही है। फिर एक होता है रेफरेंस, कि उस रूट की कोई रेफरेंस है, चेनिंग हो रही है। क्या हो रहा है? एनी अदर वैल्यू इज़ कंसीडर्ड रीचेबल, कोई और वैल्यू रीचेबल कंसीडर होती है इफ़ इट्स रीचेबल फ्रॉम अ रूट, वो रूट से अगर रीचेबल हो, रूट उसकी वैल्यू को दे रही हो, बाय अ रेफरेंस और बाय अ चेन ऑफ रेफरेंस। अब चेन ऑफ रेफरेंस का मतलब थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे समझ में आएगा क्या होता है इसका मतलब, एक साथ नहीं समझ में आएगा, बताते हैं उसको। एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट इन अ ग्लोबल वेरिएबल, मान लो एक ग्लोबल वेरिएबल तुमने डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एंड दैट ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी रेफरेंसिंग अनदर ऑब्जेक्ट। फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो किसी और ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रही है, तो उस केस में जो तू अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा? रीचेबल कहलाएगा। उस केस में रीचेबल क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हमारा स्टोर्ड है, वो प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? पहले ग्लोबल वाले वेरिएबल के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी है। अब ग्लोबल वेरिएबल हमारा क्या होता है? रूट होता है। अगर वो रूट से किसी भी तरीके से अगर लिंक्ड है, अगर किसी भी तरीके से बाय अ रेफरेंस और बाय अ चेन, तो वो भी क्या कहलाएगी? हमारी रीचेबल कहलाएगी। एंड दोज दैट इट रेफरेंसेज आर ऑल्सो रीचेबल। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? देयर इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस इन जावास्क्रिप्ट इंजन दैट इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर। इट मॉनिटर्स ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड रिमूव्स दोज दैट हैव बिकम अनरीचेबल।
उनको रिमूव कर देगा जो अनरीचेबल है, उनको वो गार्बेज कलेक्टर में डाल देगा, जो रीचेबल है वो उनको एज इट इज़ रखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट लिटरल कह सकते हो इसको। इसके अंदर क्या डाला है, एक प्रॉपर्टी डाला है नेम, जिसके अंदर एक वैल्यू है जॉन। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, अभी फिलहाल के लिए ग्लोबल है। ये किसको कनेक्ट कर रही है, ये रेफरेंस दे रही है, यूज़र जो हमारी वेरिएबल है ये अभी किसको रेफरेंस दे रही है, ये जो यूज़र है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ये हमारी रूट एलिमेंट है। ठीक है, अब इस रूट एलिमेंट ने रेफरेंस किसको किया, एक ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दिया। ठीक है, तो हियर्स द एरो डिपिक्ट्स एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यहाँ पे ये जो एरो है ये ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। द ग्लोबल वेरिएबल यूज़र, ये हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल था यूज़र, रेफरेंसेस द ऑब्जेक्ट, ये इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे रहा है। द नेम प्रॉपर्टी ऑफ जॉन स्टोर्स अ प्रिमिटिव, ये एक प्रिमिटिव वैल्यू हो गई है इसके अंदर। सो इट्स पेंटेड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। इसका मेन मतलब देखो क्या होता है, अगर हम लोग वैल्यू ऑफ यूज़र को ओवरराइड कर दें और उसको क्या कर दें, नल कर दें, कि हमारी ये जो ग्लोबल वेरिएबल थी यूज़र नाम की, इसके अंदर पहले क्या था, एक रेफरेंस था ऑब्जेक्ट नाम का, मतलब ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस था। ठीक है, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी, एक वैल्यू दी हुई है। लेकिन मान लो अगर हम इस यूज़र वाले वेरिएबल को ओवरराइड कर दे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट हटा करके नल कर दे, उस केस में ये क्या हो जाएगी, ये हमारी कट जाएगी, ये बाहर चली जाएगी ऑब्जेक्ट। अब उसका रेफरेंस जो था वो कट जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है अब ये गार्बेज कलेक्टर में चला जाएगा। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है नेम जो जॉन है, ये अनरीचेबल हो जाएगा, अब इसको हम लोग रीच नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो वे टू एक्सेस इट, क्योंकि अब यूज़र के अंदर वो रेफरेंस नहीं रह गई जो पहले थी, अब वो यूज़र के अंदर नल है। तो देयर इज़ नो वेज टू एक्सेस इट, नो रेफरेंसेस टू इट, गार्बेज कलेक्टर विल जंक दी डेटा एंड फ्री दी मेमोरी। फिर हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है वो क्या करेगा, वो उस डेटा को जंक में डाल देगा और जो हमारी मेमोरी है उसको सेव कर लेगा, उसको फ्री कर देगा। अब एक और एग्जांपल है, इस केस में क्या किया, एक यूज़र नाम का वेरिएबल है जो कि रेफरेंस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम नाम की। फिर एक दूसरा वेरिएबल है जो रेफरेंस दे रहा है उस पहले वाले वेरिएबल को, यूज़र वाले वेरिएबल को। इस केस में हो क्या रहा है, यूज़र और एडमिन दोनों एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे रहे हैं। इस केस में अगर हम यूज़र वाले को नल भी कर दें तो भी हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो नहीं उड़ेगा, क्योंकि हमारा एडमिन वाला उसको अभी भी ले रहा है। सो इट मस्ट स्टे इन मेमोरी। इफ़ वी ओवरराइट एडमिन, अगर हम लोग एडमिन को भी ओवरराइट कर दें तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा साइक्लिक वे में चल रहा है। इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो, एक फंक्शन बनाया हुआ है मैरी नाम का, जिसके अंदर मैन और वुमेन दो पैरामीटर्स हैं, वुमेन डॉट हस्बैंड। अब यहाँ पे क्या किया है, एक फैमिली नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर एक फंक्शन कॉल हुआ है, जिसके अंदर एक दो ऑब्जेक्ट्स को हमने आर्गुमेंट एज अ आर्गुमेंट पास किया हुआ है। अब यहाँ पे आर्गुमेंट पास हुआ जॉन, तो मैन के अंदर क्या आ गया, जॉन। अब जॉन का वाइफ कौन है, एन वुमेन, एन का हस्बैंड कौन है, जॉन। ये सारी ये क्या होती है, डॉट ऑपरेटर से क्या बनेगा, उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, फादर और मदर। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। फंक्शन मैरी मैरीज टू ऑब्जेक्ट्स बाय गिविंग देम रेफरेंस टू ईच अदर एंड रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स देम बोथ। हो क्या रहा है, हमने जो फैमिली नाम की जो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल हमारी बनी हुई है, ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे गया, ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दिया। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, फादर नाम का एक रेफरेंस क्रिएट होगा, फिर मदर नाम का एक रेफरेंस क्रिएट होगा, फिर वाइफ और वाइफ हो गया और हस्बैंड नाम का एक रेफरेंस क्रिएट होगा। ये आपस में लिंक्ड है। जैसे ये वाला, ये ग्लोबल जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है, फिर ये वाला ये फैमिली ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है, ये वाला फादर से लिंक है, फिर वाला मदर से लिंक है, ये वाइफ और हस्बैंड से लिंक है।
तो इस केस में क्या हो रहा है, सारे के सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो रीचेबल होंगे अगर सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, चाहे वो साइक्लिक मैनर में हो चाहे वो सिंपल ऑर्डर में हो। अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे लिंक्ड हैं किसी तरीके से तो वो क्या होंगे, सारे रीचेबल होंगे। अब सेकंड एक दिया हुआ है कि फैमिली डॉट फादर को रिमूव कर दिया, मतलब ये वाला जो था इस वाले ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। मदर डॉट हस्बैंड ये वाले लिंक को भी रिमूव कर दिया। इस केस में क्या होगा, ये देखो इस लिंक को रिमूव कर दिया, इस वाले लिंक को भी रिमूव कर दिया। स्टिल ये ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट नहीं होगा कि डिलीट होगा। It's not enough to delete only one of these two references because all objects would still be reachable, क्योंकि एज अ वाइफ वाले रेफरेंस से ये रीचेबल हो गया, तो स्टिल ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है ये डिलीट नहीं होगी, ये स्टिल हमारी मेमोरी में रहेगी, ये गार्बेज कलेक्टर के अंदर नहीं जाएगी। अगर हम लोग दोनों को डिलीट कर दें कि वाइफ और हस्बैंड अगर दोनों को डिलीट कर दे रहे हैं, फादर को भी डिलीट कर दे रहे हैं, उस केस में ये ऑब्जेक्ट हमारी जंक में चली जाएगी, गार्बेज कलेक्टर के अंदर चली जाएगी, और सिर्फ ये तीन ऑब्जेक्ट, ये वाले और ये वाले, बस एक वेरिएबल और दो ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा, आउटगोइंग रेफरेंसेस डू नॉट मैटर। आउटगोइंग रेफरेंसेस जो है हमारे मैटर नहीं करते हैं, ओनली इनकमिंग वंस कैन मेक एन ऑब्जेक्ट रीचेबल। सो जॉन इज नाउ unreachable and will be removed from the memory with all its data that also became inaccessible। अब गार्बेज कलेक्शन हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा अनरीचेबल आइलैंड। मान लो कि फैमिली को ही नल कर दिया, मतलब अगर टॉप में कोई रूट है, अगर उसको भी अगर आप उससे रेफरेंस हटा दो तो ये पूरी की पूरी क्या चली जाएगी, गार्बेज में चली जाएगी। क्या लिखा है, इट इज पॉसिबल दैट द होल आइलैंड ऑफ इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्ट्स बिकम अनरीचेबल एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी। अब ये जो हो कैसे रहा है ना, इसमें चेनिंग हो रही है। अगर आप इसको कॉल कर रहे हो तो कैसे कॉल कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे चेन करके कि सबसे टॉप पर फैमिली तो सेलेक्ट करना ही करना है हमें। अगर फैमिली को ही हमने नल कर दिया, हमने रूट एलिमेंट को ही नल कर दिया, तो उस केस में हमारी क्या हो जाएंगी, सारी की सारी अनरीचेबल हो जाएंगी और सारी की सारी हमारी कहाँ चली जाएंगी, गार्बेज कलेक्शन में चली जाएंगी। समझ में आए बात। अगर हम फैमिली को ही नल कर देंगे तो उस केस में हमारे जो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे गार्बेज कलेक्शन में चले जाएंगे। और क्या लिखा है, दिस एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ इम्पोर्टेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीचेबिलिटी इज। ऑफ कोर्स it's obvious that John and Anne are still linked, but both have incoming references. इनके में incoming references हैं, but that's not enough. The former family object has been unlinked from the root. There is no reference to it anymore, so the whole island become unreachable and will be removed. तो हमारी पूरी की पूरी जो आइलैंड है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी इंटरनल एल्गोरिथम लिखी हुई है। तो बेसिक गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम में हमारे क्या होता है, मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम इसमें फॉलो होता है। नाम याद रख लेना, मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम हम लोग फॉलो करते हैं बेसिक गार्बेज कलेक्शन के अंदर। द फॉलोइंग गार्बेज कलेक्शन स्टेप्स आर रेगुलरली परफॉर्म्ड। क्या होता है, जो हमारा गार्बेज कलेक्टर होता है वो रूट्स को देखता है एंड मार्क्स को देखता है, फिर उसको रिमेंबर करता है। देन इट विजिट्स एंड मार्क्स ऑल रेफरेंसेस फ्रॉम देम। फिर वो सारे के सारे क्या करेगा, रेफरेंसेस को मार्क करेगा। Then it visits marked objects and marks their references। फिर उन ऑब्जेक्ट्स को विजिट करेगा, फिर उनके रेफरेंसेस को भी मार्क करेगा। All visited objects are remembered so as not to visit the same object twice। of course ये दोबारा नहीं विजिट करेंगे। And so on until every reachable references are visited, all objects except marked ones are removed। चलो देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इजी वे में इसको समझाते हैं। हमारा ग्लोबल रूट था, ठीक है, हम क्या चेक करेंगे, इसके रूट्स को चेक करेंगे, मार्क करेंगे इसके रूट्स को। द फर्स्ट स्टेप मार्क्स दी रूट्स। तो यहाँ पे रूट सारे मार्क हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये डायरेक्टली लिंक्ड है ग्लोबल से। डायरेक्टली जो लिंक्ड होते हैं वो हमारे रीचेबल होते हैं, ठीक है। अब जो उससे भी लिंक्ड हैं वो भी क्या होंगे, हमारे रीचेबल होंगे। अब जो इससे लिंक्ड है, जैसे ये और ये,
ये भी क्या कहलाएंगे, हमारे रीचेबल कहलाएंगे, क्योंकि हम इन्हें भी रेफरेंस दे सकते हैं। अब जो उनसे भी लिंक्ड है जैसे कि ये, तो ये वाला भी क्या होगा, हमारा रीचेबल कहलाएगा। लेकिन ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट से कहीं से भी लिंक नहीं है, तो ये क्या होगा, ये अनरीचेबल कहलाएगा। इसलिए क्या होगा, ये गार्बेज कलेक्शन में चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो इमेजिन द प्रोसेस एज स्पिलिंग अ ह्यूज बकेट ऑफ पेंट फ्रॉम द रूट्स that flows through all references and marks all reachable objects. The unmarked one are then removed. ये बस एक बता रहा है कि अगर यहाँ से पेंट गिरा देंगे तो जो जहाँ जहाँ फैल फैल के जा रही है, जहाँ जहाँ रहता फैल रहा है, वहाँ वहाँ रीचेबल है. That's the concept of how garbage collection works. JavaScript engines apply many optimization to make it run faster and not introduce any delays in the code execution. अब इसमें कुछ जनरल ऑप्टिमाइजेशंस है कि ताकि हमारी जो गार्बेज कलेक्शन है वो अच्छे से काम करे. पहला है हमारा जनरेशनल कलेक्शन, दूसरा इंक्रीमेंटल कलेक्शन, तीसरा आइडल टाइम कलेक्शन. आइडल टाइम कलेक्शन में क्या हो रहा है, द गार्बेज कलेक्टर ट्राई टू रन ओनली वाइल द CPU इज़ आइडल. जब हमारी CPU खाली होती है उस केस में गार्बेज कलेक्टर रन होता है टू रिड्यूस द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द एग्जीक्यूशन. देयर एग्जिस्ट other optimizations as well and flavors of garbage collection algorithms as much as I'd like to describe them here. यहाँ पे और भी कई तरीके की होती हैं. and what's even more important, things change as engines develop, so studying deeper in advance without a real need is probably not worth that. इस वजह से हम लोग इसके बारे में उतना पढ़ेंगे नहीं, but it is a matter of pure interest. अगर आपको इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हो. अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है. गार्बेज कलेक्टर उन वेरिएबल की मेमोरी को फ्री कर देता है जिनके हमें काम नहीं होती है, जो क्या होती हैं, हमारी अनरीचेबल होती हैं, जिनकी कोई लिंक्स नहीं होती हैं. अब रीचेबल क्या होती है और अनरीचेबल क्या होती है ये भी हमने देखा. रीचेबल वो होती हैं जिनकी रेफरेंसेज आगे जाती हैं, किसी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस किसी और को मिल गई तो वो भी क्या होगा, रीचेबल बन जाता है. लेकिन अगर हम लोग रूट एलिमेंट को ही अगर अनरीचेबल कर दे, उसको ही नल कर दे, उस केस में हमारी जो पूरी की पूरी चेनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो भी क्या हो जाएंगी, हमारी अनरीचेबल हो जाएंगे. वो सारी कहाँ जाएंगी, गार्बेज कलेक्टर में चली जाएंगी. फिर गार्बेज कलेक्टर में ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं, जनरेशनल कलेक्शन, इंक्रीमेंटल कलेक्शन, आइडल टाइम कलेक्शन. ये सारे के सारे अलग अलग तरीके के कलेक्शन होते हैं. ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन होते हैं. इनको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक बार रीड कर लेते हैं. Objects are split in two sets, new ones and old ones. In typical code, छोड़ो यार ये बोरिंग है. और भी कई तरीके के होते हैं. अब समरी मैं खोल के रखा हूँ, इसको पढ़ो. मैं आता हूँ पानी पी के.